Hello, Jai Jagannath and Namaskar. My name is Sadna. Welcome and welcome back to my channel. Here is my another new video. एक्चुअली मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और मैं रोज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर टाइम इतना नहीं मिलता है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ हमेशा। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और जिनका आंसर मैं हमेशा अच्छे से देने की ट्राई करती हूँ। फिर भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनका आंसर वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मतलब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, आज मैं एक वीडियो के थ्रू उनको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप कि ये वीडियो के बाद उनका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसका स्पेशल वीडियो बना दूँ या फिर कमेंट में आंसर देने की हमेशा मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन भी आए थे। इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आया था, तो मैं तो मतलब जो सारे पर्सनल क्वेश्चन थे वो थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जितने काम की चीज़ें मतलब जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी एक पोस्ट में पूछा था कि अगर आपको बैंक की तरफ से मतलब एग्ज़ाम के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। तो मैं स्पेशली वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करने वाली हूँ, तो वीडियो में आगे देखते रहना, ठीक है। तो किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था तो मैं पहले उनका आंसर कर देती हूँ। आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ और मैं उड़ीसा से नयागढ़ ज़िले से, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ है और अभी मैं कटक ज़ोन में पोस्टेड हूँ, तो मैं कटक ज़ोन के अंदर रहती हूँ। और उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा था आपकी पोस्टिंग कितनी दूर हुई है और वर्क प्रेशर कितना है और प्लीज़ बताइए। तो मेरा पोस्टिंग मेरे घर से दूर तो हुई है ऑब्वियसली, बट मैं जिस जगह पे मैंने ही कटक मेरा प्रेफ़रेंस दिया था, क्योंकि हमारा ये हुआ है मतलब जो डीबी के बाद ना आपको प्रेफ़रेंस वो लोग पूछते हैं, तो आप जिस जगह पे देते हो अगर वहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है तो फिर वो उनके अकॉर्डिंग देते हैं, वरना आपको अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं अलग एसबीआई या फिर आरआरबी की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं आईबीपीएस की बात कर रही हूँ और आईबीपीएस के अंदर ये सिस्टम होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लरिकल में हो तो आपको अपने हिसाब से पोस्टिंग मिलती है और मैंने ही कटक में उनको रिक्वेस्ट दिया था, तो उन्होंने मुझे कटक में ही पोस्टिंग दी है। तो मैं फ़िलहाल तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे चाहती हूँ उस जगह पे ही मिला मुझे। सारा चीज़ मुझे अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर वर्क प्रेशर की बात करूँ तो वर्क प्रेशर देखो, काम तो करना ही है। मैं 10 बजे जाती हूँ और 5:30 के बाद आ जाती हूँ, मतलब मैक्सिमम 5:30, वरना मैं 5 बजे भी घर आ जाती हूँ। कल भी मैंने 5 बजे ही घर आई थी, मतलब हमेशा आती हूँ जब थोड़ा-सा काम ज़्यादा रहता है तो 5:30 हो जाता है, तो इतना कोई काम का प्रेशर नहीं है। देखो, काम 10 से 5 आपको माइंड में ये सेट करना है कि आपको काम ही करना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बैठते रहो और आपको सैलरी मिले। आप काम करो अच्छे से, बट वर्क प्रेशर की जब बात आ जाती है ना, इतना कोई प्रेशर वाला चीज़ नहीं होता है। हाँ, पीओ के अंदर ये होता है कि थोड़ा-सा आपको प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। देखो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, आपको पीओ में ज़्यादा सैलरी मिलती है और बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उसके हिसाब से उनका भी थोड़ा-सा डिमांड रहता है कि आप उनको मतलब टारगेट वगैरह जो होता है उसको अचीव करो। अगर आपको इतना प्रेशर नहीं झेलना तो आप क्लरिकल के अंदर रहो। मैंने इसके लिए ही क्लरिकल को चूज़ किया है कि क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा लाइफ में मतलब देखो, सबका ओपिनियन अलग होता है। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ थोड़ा-सा पीसफुल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। मैं घर को भी देखती हूँ, मैं उसके साथ-साथ जॉब को देखती हूँ और स्पेशली अगर मैं मेरी बात यहाँ पे करूँ तो मुझे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फर्दर एजुकेशन है मैं उसको कंटिन्यू करूँ अभी। तो मैं उसके लिए क्लरिकल में बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसके साथ-साथ मुझे टाइम भी मिलता है खुद से पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी फर्दर एजुकेशन को कैरी करना चाहती हूँ, तो उसका मैं बात कर रही हूँ। तो इसके लिए क्लरिकल बेस्ट है। अगर आपको कुछ और नहीं करना है उसके बाद आपको पीओ जॉइन करनी है और पीओ जॉइन कर सकते हो। बहुत अच्छी सैलरी है आपकी, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है और काम भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचो तो हमेशा वो नेगेटिव ही लगता है, तो बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सोचो। पर मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रही हूँ कि बैंक में प्रेशर नहीं है, प्रेशर है बट क्लरिकल में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पीओ के अंदर है, बट आपको वो चीज़ पहले से ही माइंडसेट वो ठीक करनी है कि बैंक में अगर आ रहे हो और पीओ के अंदर स्पेशली, तो आपको प्रॉब्लम के साथ और प्रेशर के साथ डील करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्लरिकल में आ रहे हो तो आपको कोई प्रेशर इतना फील नहीं होगा। आप अच्छे से 10 से 5 काम करोगे, उसके बाद आपका घर, आपका पर्सनल लाइफ, तो कोई इतना प्रेशर नहीं है। आई होप ये प्रेशर वाला चीज़ आपके दिमाग से अभी क्लियर हो गया हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आईबीपीएस की बात कर रही हूँ,
एसबीआई का रूल बहुत अलग है। मेरे पर्सनली फ्रेंड लोग भी एसबीआई में है, उनका अलग ही चलता है। उनका पीओ हो या क्लर्क हो, दोनों में ही प्रेशर होता है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरा एसबीआई हो गया है, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वांट का चैप्टर वाइज क्लासेस आपने कहाँ से कंप्लीट किया? देखो, मैंने उनको बस ऐसे ही बोल दिया था कि हर्षल सर से मैंने कंप्लीट किया है, बट रियलिटी समथिंग डिफरेंट। लाइक मैंने हर्षल सर से किया है, बट मेरा जो स्टार्टिंग था, मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे टीचर्स का इतना आइडिया नहीं था कि कौन टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, कौन टीचर नहीं पढ़ाते। तो मैंने ना यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर बचा ही नहीं है जिनको मैंने ना देखा हो। मैंने सबसे कहीं ना कहीं क्लासेस लिया था, बट एट द एंड मुझे जो जिन्होंने अच्छे लगे वो है हर्षल सर। क्योंकि मुझे हर्षल सर का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो ना ऐसे टॉपर्स या फिर बिगनर्स या फिर रिपीटर्स ऐसे करके नहीं पढ़ाते हैं, वो सबके लिए एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। और वो ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना सिखाते हैं कि हाँ, वो फर्स्ट वर्ड है उससे ही आप उसको डिकोड करो। और क्वांट का सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है पता है? मैथ के अंदर खुद आंसर छुपा होता है, पर हमको बस फाइंड करना होता है। तो ये चीज़ क्वांट का अच्छा है। तो उन्होंने भी यही चीज़ सिखाई थी कि देखो, पहले वो आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करो और उसके मतलब धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओ और वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। पर काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं, वो ना ऐसे कहते हैं कि इस लाइन से उसको पकड़ो, इस लाइन से सॉल्व करो। देखो, ये सारी चीज़ ना आपको क्लासेस के अंदर अच्छी लगती है कि हाँ, सर ने तो कितना सारा पता है सर को और वो अच्छे से बोल रहे हैं कि, पर आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत प्रेशर होता है। और आप कर सकते हो अगर उतना ही मतलब अच्छी लेवल की आपकी क्वांट में मतलब ना आपके प्रिपरेशन हो गया है, वरना अगर आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा सा वीक हो, आपके लिए वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं खुद एग्जाम में, देखो मेरा क्वांट थोड़ा बहुत अच्छा है, बट मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है कि प्रीलिम्स के अंदर जब मैं ना पहले जो सर ने बोला था कि हाँ, अलग सर थे वो, मतलब वो हर्षल सर नहीं थे, वो दूसरे टीचर थे। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, वैसे इस लाइन से उसको करना है, उसको इस हिसाब से करना है। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया था और मेरा बिल्कुल टाइम चला गया, पर मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है? तो ऐसा होता है। आपको हमेशा ना एग्ज़ाम को, प्रेशर एग्ज़ाम में बहुत होता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि कौन सी कोई कोई भी चीज़ हो, आप उसको एग्ज़ाम में जाके फ़ॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप घर पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 3-4 मिनट हो रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हो कि हाँ, मैंने तो सॉल्व कर लिया। उसका कोई फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। तो आपको एक अच्छी टीचर को पहले फाइंड करनी है और उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है। मुझे जो अच्छे लगते हैं वो हर्षल सर है, तो इसलिए मैंने हर्षल सर के बोला था। अगर आपको, उन्होंने बोला था कि वो कौशिक महांती सर से पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर है, नो डाउट। वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से पढ़ सकते हो तो उनसे ही पढ़ो। देखो, ये चीज़ ना मैटर करती है कि कौन से टीचर के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, मतलब उनका जो बताया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आता है। अगर वो आता है तो क्या मतलब, ज़रूरत ही नहीं है स्विच करने का, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ ये बोल दूँ, चाहे आप कोई भी टीचर को फॉलो करो, इट डजेंट मैटर, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। देखो, आप अगर हमेशा टॉपर्स को ही फॉलो करोगे या फिर कोई किसी का सिलेक्शन हो गया, आप सोचोगे कि आप उस हिसाब से पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। मैं बोल रही हूँ, मैंने सारे जो जितने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैंने सबके वीडियो देखे हैं और मैंने सबसे ये मतलब छोटा छोटा पॉइंट मैंने नोट करती थी कि हाँ, ये इस हिसाब से करना है, पर एट द एंड मैं वो करती थी जो मुझे अच्छा लगता था। तो देखो, सिलेक्शन लेना है तो खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, पर सबसे सीखो, सबकी गलतियों से सीखो, ठीक है? अगर क्वांट की बात मैं यहाँ पे करूँ, मैं क्वांट की बात अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि उनका पर्सनली बहुत डाउट आया था और थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे मतलब मेरे पे रिलाई किया और मुझे क्वेश्चन पूछा, तो मैं उनका आंसर करती हूँ। यहाँ पे देखो, आप पहले क्वांट को स्टार्ट करो बिल्कुल, अगर आपका चैप्टर वाइज पहले ख़त्म करो, ठीक है? अगर आपका चैप्टर वाइज हो गया है, उसके बाद ही रिवाइज करना। पहले एग्जाम का मत सोचो कि कौन से एग्जाम आ रहे हैं, आप उस हिसाब से पढ़ाई करो कि आपको चैप्टर पहले कंप्लीट करनी है, 1 बाय 1 कंप्लीट कर लो। देखो, पहले स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर लो, स्पीड मैथ्स करने के बाद अब अर्थमेटिक पे आ जाओ। जब अर्थमेटिक का 1 बाय 1 चैप्टर कर रहे होते हो, उसके मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम, आधा घंटा निकाल के आप स्पीड मैथ्स को रिवाइज करते रहो, वरना वो भी भूल जाओगे ना। प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चीज़ का। वैसे अर्थमेटिक पहले अगर जो आपने कंप्लीट कर लिया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर्स उस 1 बाय 1 कंप्लीट करते रहो और उसको टाइमली रिवाइज भी करते रहो।
ताकि उसको याद रहे वो चीज़, वो थोड़ा सा माइंड में ऐसे रहे। 3-4 बार रिवीजन होगा तभी वो चीज़ माइंड में सेट होगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को इस हिसाब से अटेम्प्ट करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हमको सॉल्व करनी है। वरना आप चाहे कितना बार कर लो चैप्टर कंप्लीट, वो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल नहीं लगेगा। ठीक है। अ, उसके हिसाब से अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर डीआई पे आना, क्योंकि डीआई कोई अलग सा चैप्टर ऐसे वहाँ पे कोई कंसेप्ट काम नहीं करता। वो आप स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक जब कर लेते हो, डीआई भी आपको आसान लगती है। ठीक है। थोड़ा बहुत जो समझना होता है वो टीचर समझा देते हैं, उसके बाद खुद आपको ही करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस डीआई के अंदर। तो आपको उसके बाद डीआई प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड डीआई, देन आप स्विच करो रिवीजन मोड पे। तो रिवीजन कैसे करनी है, देखो, आपको बीच में भी रिवीजन करनी है सेक्शनल मॉक के थ्रू, और चैप्टर वाइज जो क्विज आता है उसके थ्रू, और बहुत सारे टीचर्स पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। पर देखो, पीडीएफ को करना मैं इतना बेनिफिशियल नहीं समझती हूँ, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, पीडीएफ के अंदर आपको टाइमर नहीं दिया जाता है। आपको घर से अगर आप कोई फ़ोन पे टाइमर सेट करके करते हो, वो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जब आप सॉल्व करते रहते हो, वो टाइमर चला ही जाता है। पर अगर आप कहीं मॉक टेस्ट हो या फिर कोई सेक्शनल टेस्ट हो, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो टाइमर के साथ कर रहे हो ना, वो रिदम बनता रहेगा और आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये चीज़ आप खुद नोटिस नहीं करोगे, बट मतलब जब ग्रेजुअली ये चीज़ें होंगी और आपको 1 महीने 2 महीने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका स्पीड बहुत मतलब फास्ट हो गया है। तो ऐसे ही स्पीड बढ़ता है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि वो 1 दिन या फिर 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा, कि 1 महीने में बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे और खुद मुझे मैसेज करना कि हाँ, स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर फिर भी नहीं बढ़े, तो फिर हमको ये समझ लेनी चाहिए कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। देखो, रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करो। कोई चीज़ बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं होता, देन ये चीज़ को माइंड में बिठा लो कि ये चीज़ शायद आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, या फिर ये चीज़ तो मतलब आसान है, बट आपका स्ट्रैटेजी गलत है। ठीक है। तो ऐसा है कि पहले अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और मेंस के लिए देखो, ये तो क्वांट का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आपको मेंस पे भी स्विच, मतलब मेंस की भी पढ़ाई करनी है। कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है वो। आप मेंस क्या करोगे, तो प्री का ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्री के लिए सिर्फ आपको स्पीड चाहिए और कुछ नहीं, और मेंस के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। आपका जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा आप मेंस पे कर पाओगे। मेंस में स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं है आपका। आप ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करो। मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, आपको कोई एग्ज़ाम के बारे में मत सोचो। अभी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, क्लरिकल का आ रहा है, या फिर एसबीआई का आ रहा है। मत सोचो, अगर आपका चैप्टर क्लियर नहीं है, देन डोंट गो फॉर दैट एग्ज़ाम, क्योंकि आप जाओगे बस डिमोटिवेट होके आओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपके लिए वो तो एग्ज़ाम बना ही नहीं। पर आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपने ही तो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए थे, आप तो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे। पहले सारा सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर एग्ज़ाम के अंदर जाओ। पर इसका ये मतलब नहीं है अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर आप तो अभी फिर भी ना करो। उसके बाद भी तो एग्ज़ाम आएगा, आरआरबी का तो आएगा, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम तो। बैंकिंग का ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो टाइमली कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, और बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर ना नहीं हो, तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि जो एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है। अगर आप अभी ऐसे सोच के कि अभी तो आप प्रिपेयर नहीं हो, आप बैठ जाओगे, तो उसके बाद आने वाला एग्ज़ाम भी आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आरबीआई असिस्टेंट का बहुत सालों से अभी नहीं आया है, 2-3 सालों से। ठीक है। वो लास्ट आया था आई थिंक 2022, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 2023 ऐसे आया था। मैंने तो नहीं दिया था, क्योंकि एट दैट टाइम मतलब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो मैंने उस टाइम नहीं दिया था। पर आप दे सकते हो, अभी अभी आएगा, डेफिनेटली आएगा। इस साल नहीं तो 2026 के फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है। उस टाइम भी आई थिंक वो फर्स्ट जनवरी या फिर समथिंग में ऐसा आया था, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर फिर भी जितना याद कर पा रही हूँ उस टाइम में आया था। तो आप भी उस हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि आईबीएस सिस्टम भी आने वाला है। मैं ये खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि वहाँ पे बहुत कम पोस्ट आता है, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बट उसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत ईजी रहता है। और वो पोस्ट ना बैंकिंग के अंदर सबसे दी बेस्ट पोस्ट होता है, मतलब एसबीआई पीओ को छोड़ के भी लोग आरबीआई असिस्टेंट में जाते हैं। तो आप ये इस हिसाब से सोच सकते हो कि कितनी अच्छी पोस्ट है। आरबीआई तो ड्रीम होता है ना भाई सबका। तो अच्छे से तैयारी करो।
तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो या फिर नहीं हो। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था उनका डाउट था कि उन्होंने प्रीलिम्स, हर बार जो प्रीलिम्स होता है वो 2-3 मार्क्स से ही उनका रह जाता है और वो क्लियर नहीं कर पाते। उसके लिए मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो या फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो, फ़ोन पे मत प्रैक्टिस करो। अगर वो आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड। एंड उसके बाद फिर होता है कि जो आप स्पीड मैथ्स को थोड़ा-सा फ़ास्ट करने की हमेशा कोशिश करो। जितना फ़ास्ट करोगे उतना ही बेटर। स्पीड मैथ्स के लिए आप क्विज़ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अड्डा का क्विज़ आता है, टेक्स्ट बुक का बहुत सारा चैप्टर क्विज़ आता है और गाइडली का भी आता है और अ, और बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट के ऐप्स हैं जैसे कि ओली बोर्ड हो गया, पर ओली बोर्ड का मैंने कभी पेड नहीं लिया था। मैंने हमेशा फ्री का उसका यूज़ कर रही थी, पर उतना फ्री में अवेलेबल भी नहीं है अभी। वो टेक्स्ट बुक में होता है और अड्डा में होता है वो फ्री वाला, वो आप कर सकते हो। और फिर जो स्पीड मैथ्स के लिए बहुत सारे ऐप्स भी है। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, वरना आप खुद चेकआउट कर लेना कि प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएँगे। सिर्फ़ जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसको प्रैक्टिस करने का। देखो आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितना फ़ास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतने अच्छे से आप स्पीड मैथ्स कर पाओगे। और एक चीज़, जो परसेंटेज हो गया, ये सबको ना याद रख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि वो वहाँ पे आप कैलकुलेट करो और सॉल्व करो, वो टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है? उसको याद रख लो। और जो छोटी बहुत ट्रिक्स है स्पीड मैथ्स के लिए, उसको भी सीख लो। यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। क्वाड्रेटिक का कुछ ट्रिक्स है और जो नंबर सीरीज़ हो गया उसका पर्टिकुलर टाइप्स है, उसको भी याद रखो कि हाँ, इस टाइप पे ये करना होता है। तो वो ज़्यादा भी नहीं है, वो 10-20 ऐसे टाइप्स होता है, तो उसको थोड़ा-सा माइंड में बिठा लो और फिर उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। और जो सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन, उसमें तो कुछ करना भी नहीं है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही आपको हेल्प करता है। तो उसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो वाला भी सीख लो, तो वो हेल्पफुल होगा कि स्पीड मैथ में आपको स्पीड बढ़ाए। और स्पीड मैथ्स जैसे ब्रश करते हो उसके हिसाब से, जैसे मतलब ना दिन में कुछ करो या ना करो, स्पीड मैथ्स रोज़ करना है, तभी जाके आपका स्पीड बहुत फास्ट होगा। मतलब बहुत फास्ट, आपको पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको माइंड में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ्स के बाद हो गया अरिथमेटिक का, बात मैं बात कर रही हूँ। अरिथमेटिक में ना हर एक चैप्टर के जो 4-5 वे में क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसको हमेशा मतलब उसको ना याद रखो, वो किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। एक चैप्टर से ना वो मैक्सिमम 3-4-5 वे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये याद रखनी होती है कि इस वे में अगर क्वेश्चन आया तो उसका आंसर हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर इस वे में आ गया तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें टीचर्स हमको नहीं बताते, ये चीज़ें वो सिर्फ पढ़ा देते हैं कि हाँ ये हो गया, वो गया। आपको ये चीज़ खुद से करनी है, ठीक है? तब भी जाके आपको 4-5 वे में जब क्वेश्चन को मतलब उसको कैसे डिकोड करो, उसका आंसर निकालो, वो चीज़ को थोड़ा-सा, और ये चीज़ भी प्रैक्टिस के साथ-साथ ही आएगा। ऐसा आप मतलब स्टार्टिंग से नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अरिथमेटिक को भी उस हिसाब से करो, और जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है उसको थोड़ा-सा स्किप भी कर सकते हो। ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत ज़्यादा स्किप मत करो, तो फिर एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम आएगा। अगर आप जिस चीज़ का अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उस चीज़ से ना आके वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत सबसे टच रखो, बट आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कोई टॉपिक, तो आप यू कैन स्किप, डोंट वरी फॉर दैट, ओके? टीचर्स बोलेंगे स्किप मत करना, बट मैंने खुद किया था, डोंट वरी, ओके? कर सकते हो। और उसके बाद डीआई आता है। डीआई का जो उसका भी जो टाइप आता है, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल जो पाई चार्ट हो गया, जो वेन डायग्राम हो गया, केसलेट के अंदर, ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। केसलेट ईजी होता है बट लेंदी होता है, उसके लिए बच्चे थोड़ा बहुत डर जाते हैं, बट डोंट बी स्केयर्ड, आपको करना है। केसलेट बहुत मतलब आसान होती है, ठीक है? मेंस के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो भी बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। बिल्कुल डरो मत क्वेश्चन से। ये बोलूँगी कि क्वेश्चन से मत डरो, प्रैक्टिस के साथ साथ सब कुछ आसान हो जाएगा। और ये तो मतलब आपका अभी क्वांट मतलब अरिथमेटिक, डीआई और स्पीड मैथ का बात कर लिया मैंने। प्रीलिम्स के लिए यही काम आता है, ठीक है? स्पीड विथ एक्यूरेसी, आपको स्पीड भी चाहिए, विथ फुल एक्यूरेसी चाहिए, तभी जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा अच्छे से। मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करती हूँ, मेरी पर्सनल चीज़, मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं बचा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 साल में क्लियर कर लिया, ये तो बहुत अच्छी जर्नी रही होगी। जर्नी तो नो डाउट अच्छी थी, बट प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे मेरे लाइफ में। मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है आपको, मैं उस चीज़ का नहीं जानती हूँ, बट मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम थे।
फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया मैंने, पर मेरे ना बचपन से ये है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं कोई भी चीज़ मेरे से नहीं होता है, मैं फिर ट्राई करती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ, जब तक वो चीज़ ना हो। ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी भी। मेरा ऐसे बहुत बार हुआ है कि एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाती हूँ। मैं एग्ज़ाम्स पे जब अच्छा नहीं करती थी ना, मैं खुद आके घर पे ऐसे मैं ना भगवान के पास जाती थी और घंटों रोती थी। लिटरली मैं किसी के सामने नहीं बताती बताती थी, पर मैं खुद से ऐसे बहुत रोती थी और बहुत बुरा लगता था उस टाइम। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे से कभी क्लियर नहीं होगा, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, कोई और एग्ज़ाम की प्रिपेयर करती करती हूँ। उसके बाद फिर इतना रोना आया कि यार इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? फिर एक ऐसा टाइम आया मेरे लाइफ के अंदर, वन बाय वन सारा एग्ज़ाम मेरा क्लियर होते गया। मतलब अगर एक बार आपका अच्छे से क्लियर हो गया ना, मतलब आप अच्छे से तैयारी कर लिए, तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप हर एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। बस ये चीज़ थोड़ा टाइम और कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद से। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अभी मैं पीओ जॉइन मतलब पीओ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मुझे नहीं करना है पीओ अभी। पर जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में थी, उस टाइम मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ थे ना, मैं हमेशा खुद को एक ऑफ़िसर की तरह सोचती थी। लिटरली ये थोड़ा-सा फ़नी भी हो सकता है, पर मेरा एटीट्यूड उस हिसाब से है। मैं किसी का भी स्ट्रैटेजी देखती थी, मैं ऐसा सोचती थी, कोई ऐसे बोलता था ना, ये मेंस में बहुत डिफ़िकल्ट आया था। मुझे ऐसा लगता था, मेरे सामने कोई डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन मेरे मुझको डिफ़िकल्ट नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा खुद का जो प्रिपरेशन था, उसका जो बिलीफ था मेरे पे, मतलब खुद से, वो था। मुझे ऐसा, मैं किसी के सामने ये नहीं बोलती थी, मुझे हमेशा मन में ये होता था कि क्या ही डिफ़िकल्ट, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करूँ ना, हर चीज़ को मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मैं कोई भी चीज़ से डरती नहीं थी। कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई सिलेबस हो गया, कितना भी वास्ट हो, लोग डर जाते हैं। मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ डरने वाला चीज़ है ही नहीं, बस पढ़ाई तो करनी है और इसमें क्या डर लगता है। तो लाइफ को ना थोड़ी बहुत पॉजिटिवली लिया करो। देखो, जब उनका मैसेज मेरे पास आया था एक बच्चे का, तो लिटरली मुझे बहुत मेरा दिन याद आ गया कि मैं भी उस टाइम में ऐसे ही सोचती थी। पर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, प्लीज़ आप पेशेंस रखें और मेहनत करते जाए। मैं समझती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसे सबके लाइफ में होते हैं। ऐसा देखो, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो लाइफ का मज़ा भी नहीं आएगा आफ्टर सक्सेस। अगर आपको हर चीज़ आसानी में मिल गया ना, तो आपको वो सक्सेस इतना फ़ील नहीं होगा। अगर आप बहुत मेहनत करोगे, उसके बाद सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस का मज़ा ही अलग होगा। मैं कहते हुए भी मुझे स्माइल आ रहा है, मतलब वो खुशी आ जाती है ना, क्योंकि मुझे ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आप भी करोगे। एक दिन ऐसा आएगा, डोंट वरी, वेट फॉर दैट डे, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करते रहो। और सिर्फ बैंक के अंदर मैं नहीं बात कर रही हूँ, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगे, आपको बिल्कुल पूरे करेज के साथ आपको वो फेस करनी है। कभी ऐसे मत सोचो कि आपसे नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। और मैं उनको पर्सनली भी बोलना चाहती हूँ, फिर भी कोई डाउट है, आप फिर भी मैसेज करो, मैं हमेशा ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करूँ। कल रात को ये वीडियो अपलोड करने वाली थी, बट कल थोड़ा-सा मेरा पर्सनल घर पे काम रह गया, तो मैं नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं उसको अपलोड कर दूँगी और अभी मेरा टाइम भी हो गया है बैंक जाने का, तो मैं अभी जा रही हूँ। और फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो, मैं स्पेशली प्रीलिम्स के बारे में और फिर मैंने करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो बनाई थी, पर मैंने ये रियलाइज़ किया बच्चे इतना इंटरेस्टेड नहीं है। स्टिल मैं बनाऊँगी, कहीं न कहीं तो आपका काम आएगा मेंस के अंदर, तभी आप देख लेना। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करते। अगर एक भी किसी का मैंने हेल्प कर पा रही हूँ, वो ही मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है। तो अगर फिर भी इस वीडियो के बाद कोई डाउट बच गया हो, मैंने कोशिश किया कि सारे डाउट्स क्लियर कर लूँ। देखो, जितने पर्सनल क्वेश्चन थे, मैंने खुद वहाँ पे ही आंसर कर देती हूँ। मैं इतना उसके बारे में वीडियो बनाने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सोचती हूँ। जो मैथ के सिर्फ़ स्पेशली क्वांट को लेकर के उनको डाउट था, तो मैंने क्लियर कर लिया। और जिन लोगों को छोटे-छोटे डाउट्स थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहे यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम में, आप डाउट पूछ सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो उसके साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।